नमस्कार दोस्तों। अहमदाबाद से लंदन के लिए चले एयर इंडिया के विमान में महज 30 सेकंड में क्या हुआ? टेक ऑफ करते ही क्यों गिर गया एयर इंडिया का विमान? टेक ऑफ करने के बाद 30 से 40 सेकंड के भीतर एयर इंडिया का विमान क्यों हुआ क्रैश? विमान में अचानक ऐसी क्या खराबी आ गई? क्या यह टेक्निकल फॉल्ट है या फिर मानवीय चूक? क्या यह ड्रीम लाइनर विमान की खामी है या कुछ और? ऐसे कई सवाल हैं जिसका जवाब तलाशने की कोशिश हो रही है। एयर इंडिया के विमान क्रैश हुए अब जब मैं वीडियो कर रहा हूं लगभग 28 घंटे हो चुके हैं। अभी तक किसी को पुख्ता तौर पर नहीं पता कि यह विमान क्यों क्रैश हुआ और इस कदर क्रैश हुआ कि टेक ऑफ करने के चंद सेकंड के भीतर महज 650 फीट की ऊंचाई पर जाके ही जमीन की तरफ गिरने लगा। पायलट कंट्रोल नहीं कर पाया और एक बिल्डिंग पर यह विमान गिरा। उस विमान में सवार 242 लोगों में से 241 की मौत हो गई और विमान जिस बिल्डिंग पर गिरा उस बिल्डिंग में भी लगभग 60 लोग, डॉक्टर्स, मेडिकल कॉलेज हॉस्टल का वो बिल्डिंग, वहां भी 60 ऐसे लोग जो वहां लंच के वक्त उस डाइनिंग हॉल में थे, उनकी भी मौत हो गई। लेकिन सवाल वही कि आखिर 30 सेकंड में टेक ऑफ करने के 30 सेकंड के भीतर उस विमान में क्या हुआ, इसको समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक खास मेहमान है, 36 सालों तक कैप्टन रहे हैं, जिसमें 23 साल तक एयर इंडिया के कैप्टन रहे हैं। 12,000 घंटे फ्लाइंग आवर्स का उनका तजुर्बा है। कैप्टन संजय गुप्ता 23 साल एयर इंडिया में रहने के बाद लगभग 13 साल उन्होंने अलग अलग कमर्शियल फ्लाइट्स उड़ाई है। और खास बात यह कि जो कैप्टन सुमित सभरवाल जो इस एयर इंडिया के विमान के पायलट थे, उनके साथ भी को पायलट के तौर पर संजय गुप्ता ने विमान उड़ाया है। तो संजय गुप्ता साहब से मैंने आग्रह किया कि जरा समझने की कोशिश करें, उन सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करें जिसका जवाब तलाशा जा रहा है कि आखिर हुआ क्या। और वो विमान क्रैश करना जो 11 साल पुराना विमान था, जिसे बहुत सेफेस्ट विमान माना जाता है। हालांकि उस विमान को लेकर भी बहुत तरह के सवाल उठ रहे हैं। क्या ड्रीम लाइनर विमान में, बोइंग के इस विमान में कुछ खामियां थी? तो सारे सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। एक वीडियो है कुछ सेकंड का, सीसीटीवी फुटेज, मैं चाहूंगा स्क्रीन पर वो दिखाएं ताकि उस वीडियो से यह भी पता चले कि कैसे टेक ऑफ करने के कुछ ही सेकंड के भीतर वो विमान नीचे की तरफ गिरना शुरू होता है और उसके बाद एक बिल्डिंग पर वो विमान गिरता है और उसके बाद की कहानियां हम लोग जानते हैं। तो कैप्टन संजय गुप्ता जी, सीधा सवाल पहला ही कि क्या हुआ होगा इस 30 सेकंड में? तस्वीर आप देख रहे हैं, टेक ऑफ करता है विमान और उसके बाद ऊपर जाता है और उसके बाद नीचे गिरने लगता है। पायलट इमरजेंसी मैसेज देता है, मे डे मे डे, लेकिन वो मैसेज अनसुना रहता है या ऐसी स्थिति आ जाती है कि उस मैसेज पर रेस्पॉन्ड करने का भी वक्त नहीं रहता है और उसके बाद जो तस्वीरें सामने हैं, तबाही और मौतों की तस्वीरें। तो क्या हुआ होगा एक पायलट के तौर पर, इतने एक्सपीरियंस तजुर्बेकार पायलट के तौर पर आप क्या मानते हैं? देखिए, मोटा मोटी तो समझ में ये आ रहा है कि इंजन में थ्रस्ट का इशू डेफिनेटली है। थ्रस्ट जितना चाहिए था वो नहीं उपलब्ध था और मेडे कॉल क्लियरली इंडिकेट करता है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जहाज में जरूर रहा है और मेन वही थ्रस्ट का, यानी हम जो पावर बोलते हैं वो आम भाषा में, वो समस्या है डेफिनेटली। अब इसके कई कारण हो सकते हैं जो हम स्पेकुलेट ही कर सकते हैं अभी, जब तक कि डीएफडीआर और सीवीआर जो ब्लैक बॉक्स में है उसको डिकोड न किया जाए। लेकिन मोटे तौर पे इंजन में कुछ समस्या है, ये दूर से नजर आता है। तो जैसे डबल इंजन विमान होता है ये, और अचानक इंजन में समस्या आई टेक ऑफ करते ही और उसके बाद 25-30 सेकंड में ही विमान जमीन की तरफ गिरने लगता है। जैसा कि मैंने कहा, जो जानकारी है 650 फीट ऊंचाई तक ही विमान पहुंच पाया था। तो एक पायलट के तौर पर जो आपका एक्सपीरियंस रहा, उसके आधार पर कोई असेसमेंट ही अगर करें तो लगता है क्या सिचुएशन हुई? दोनों इंजन फेल हो गए, बहुत सारे एक्सपर्ट करें दोनों इंजन कैसे फेल हो गए, एक इंजन भी काम कर रहा होता तो शायद विमान ऐसे क्रैश नहीं करता। इसको कैसे देखते हैं? हम लोग सिविल एविएशन के एक्सपर्ट नहीं है, तो आपसे ही समझने की कोशिश करेंगे लेमैन की तरह। जी, ये बेसिकली अपने तजुर्बे से मैं ये कह सकता हूं कि एक इंजन पे जहाज आराम से उड़ सकता है
और उसमें कोई समस्या नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर जैसे आप सुने होंगे, जो हडसन में एक 320 गिरा था कि दोनों इंजन बंद हो गए थे, तो ऐसी कुछ समस्या भी हो सकती है। अभी तो हम सिर्फ दूर से ये अंदाज लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे सबरवाल कैप्टन जो हैं उनका तजुर्बा भी अच्छा है। तो कुछ ना कुछ मैल फंक्शन हो इंजन का, या एक केस और मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक बोइंग 777 लंदन हीथ्रो में फ्यूल कंटेमिनेशन की वजह से लगभग 200 मीटर पहले रनवे के गिर गया, दोनों इंजन बंद हो गए थे। तो ऐसे काफी केसेस हैं एविएशन रिकॉर्ड में कि जहां दोनों इंजन मैल फंक्शन किए हैं, एक बर्ड की वजह से, फ्यूल कंटेमिनेशन दूसरा है। तो अभी तो जब तक रिकॉर्ड्स नहीं मिलते हैं हम लोग स्पेकुलेट ही कर सकते हैं, और मेरा अनुमान यही है कि इंजन में सीरियस प्रॉब्लम आया है, जिस वजह से पायलट इतने लो ऑल्टीट्यूड में और कुछ कर नहीं पाएगा इस सिचुएशन में। तो वो फिर जो हुआ वो आप और हम देख चुके हैं। अब जैसे कई तरह के एक्सपर्ट की राय, पायलट की राय, सिविल एविएशन एक्सपर्ट की राय, कई तरह की राय देख रहा हूँ मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से। कुछ का मानना है कि लैंडिंग गियर नहीं खुले थे, उसकी वजह को भी लोग डिफाइन कर रहे हैं। एक थ्रस्ट की बात जो आप कर रहे हैं कि इंजन को संभवतः पूरा थ्रस्ट नहीं मिला। किसी का एक्सपर्ट का ओपिनियन देख रहा हूं कि टेक ऑफ में फ्लैप्स का 10-20 डिग्री पर होना जरूरी है, जो शायद नहीं दिख रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि चूंकि अहमदाबाद से ये विमान उड़ा और 1.25 लाख लीटर उसमें फ्यूल था, ओवरलोडेड हो सकता है, ये वजह होगी। तो ये जितनी वजहें हैं, उन वजहों को अगर हम अगर समझने की कोशिश करें तो पॉसिबिलिटी क्या लगती है ज्यादा? देखिए, एक तो ये 1.25 लाख लीटर मेरे ख्याल से नहीं होगा इस जहाज में अभी, लेकिन फिर भी लगभग 1 लाख लीटर के आसपास तो होगा ही, क्योंकि ये जहाज का फुल कैपेसिटी ही 1.25 लाख लीटर है और ये 16 घंटे जहाज उड़ सकता है, तो तेल कम रहा होगा। एनीवे, हम वापस मुद्दे पे आते हैं। तो मुझे जो महसूस हो रहा है दूर से, जो समझ में आ रहा है, वो ये है कि इंजन मैल फंक्शन, जैसे मैं पहले कहा हूं, या फिर बर्ड हिट या फिर कुछ और फ्लैप्स। चूंकि जहाज एयरबोर्न हुआ है, अगर गलत फ्लैप्स पे होता तो वो जहाज एयरबोर्न ही नहीं हो पाता, ये मेरा मानना है। हाँ, लेकिन एयरबोर्न हुआ, लेकिन वो तो 6-6.5 फीट 6-650 फीट तक ही पहुंच पाया। और दूसरी बात की क्या, जैसे होता है कि फुल स्पीड पर अगर एयर स्ट्रिप पर एयरक्राफ्ट पहुंच चुका है और उस समय अगर इंजन में कोई प्रॉब्लम हुई या फील किया, तो क्या बिना टेक ऑफ के वो नहीं रुक सकता? मतलब उसके पास शायद कोई चॉइस नहीं होता है कि वो टेक ऑफ करना ही पड़ेगा। इसको जरा समझाइए। हाँ, तो टेक ऑफ में एक स्पीड आता है, हम जो बोलते हैं उसको टेक्निकली V1 बोलते हैं हम। उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम आया, आपको जहाज को एयरबोर्न करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर उसके बाद हम रिजेक्ट करते हैं तो वो ओवररन होगा ही होगा। इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है वो स्पीड टेक्निकली। तो मेरे हिसाब से वो समस्या V1 स्पीड के बाद आया है, इसलिए वो एयरबोर्न हुए हैं। और ये 400, 600 या 800 जो भी फीट पे पहुंचा है, ये सही एक इंजन पे गया है, ऐसा महसूस होता है वीडियोस पे। और उसके बाद दूसरे इंजन में भी कुछ समस्या आई है, ऐसा मुझे लगता है मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, क्योंकि उसके बाद एक स्लो डिसेंट 400-500 फीट पर मिनट का जो अलग अलग चैनल्स पे देख रहा हूं, तो टिपिकली दूसरे इंजन में भी समस्या हुई होगी, उस वजह से फिर ये नीचे गया। ये मेरा मानना है। तो संजय गुप्ता जी, आप ये कह रहे हैं कि जिस समय ये विमान टेक ऑफ कर गया, उस समय तक आपको लग रहा है इंजन सही होगा, टेक ऑफ करने के बाद प्रॉब्लम हुई, ये कह रहे हैं आप? नहीं, एटलीस्ट एक इंजन तो अच्छे से काम कर रहा होगा, वो 400 या 600 फीट जहां तक भी गया है वो, और उसके बाद दूसरा इंजन में समस्या आई होगी, ये मेरे को इस तरीके से लग रहा है। क्योंकि मैं सुना हूं एक किसी चैनल में कि कुछ एक पैसेंजर टर्मिनल पे भी धड़ाम सुना है, और ये मेडे कॉल तभी आता है पायलट से कि जब कोई मेजर समस्या हुआ हो,
तो मेरा गेस ये है कि एक इंजन में समस्या हुई होगी, तब मेडे कॉल दिया है, और उसके बाद दूसरे इंजन में भी कुछ समस्या हुई होगी, क्योंकि एक इंजन पे फुल लोड पे भी जहाज स्लाइड क्लाइंब देता है, कोई भी जहाज। अच्छा, आप कैप्टन सुमित सबरवाल जो इस फ्लाइट को उड़ा रहे थे, जो कैप्टन थे एयर इंडिया के इस ड्रीमलाइनर के, उन सुमित सबरवाल के साथ भी आप को पायलट के तौर पर या उनके साथ भी फ्लाइंग किया आपने, जैसा कि आपने हाँ, बताया? उनके साथ भी फ्लाइंग किया हूँ। और एक और कॉमनैलिटी थी, जहां से मैंने फ्लाइंग की है इनिशियल अपनी लाइसेंस के लिए, वहीं से वो, मैं दूसरे बैच में था और वो 7वें बैच पे थे। अच्छा, तो आप सुमित सबरवाल से सीनियर थे एयर इंडिया में, सीनियर पायलट? जी जी। तो इतने सीनियर पायलट का, जिनका सुमित सबरवाल का एक्सपीरियंस देख रहा था कहीं, मेरे ख्याल से 8000 आवर्स ऑफ फ्लाइंग है, ऐसा कुछ शायद था। इतने सीनियर पायलट होते हुए उसके बाद भी कोई चॉइस, कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि पायलट के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है और कुछ ही सेकंड, मेडे का कॉल भी अगर दिया तो टेक ऑफ से क्रैश के बीच तो 30-35 सेकंड का ही फासला है। तो देखिए, अगर दोनों इंजन में प्रॉब्लम हुआ तो पायलट के हाथ में कुछ बचता नहीं है। तो उतना ही टाइम रहता है कि आप, ऑफ कोर्स इनके पास तो वो न्यूयॉर्क का जो हडसन वाला केस था, वो तो 4-5 हजार फीट पे थे, तो उनके पास लगभग 8-9 मिनट का टाइम था। ये तो 600-400 फीट पे ज्यादा कुछ टाइम बचा नहीं है आपके पास। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं कि अगर आप हाइट पे होते हैं तो आपको नीचे डिसेंड करने लगते हैं, आते आते भी थोड़ा टाइम रहता है, नीचे आपके कॉल के अकॉर्डिंगली कुछ एक्शन भी हो सकता है। यहाँ टाइम ही नहीं था, कुछ सेकेंड्स। जी जी जी। तो ये जो बहुत तरह की बातें आ रही है बोइंग के इस पर्टिकुलर इस एयरक्राफ्ट के बारे में, ड्रीमलाइनर के बारे में, कि उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की पहले शिकायत हुई थी, इसमें सिक्योरिटी फीचर्स कुछ कॉम्प्रोमाइज्ड हुए थे, पहले विसिल ब्लोअर्स ने इस विमान को लेकर कंप्लेन की थी, बोइंग को लेकर भी कई चीजें आ रही है लगातार। इसके बारे में भी कुछ बता सकते हैं आप कि क्या जो ये तरह तरह की थ्योरी आ रही है ड्रीम लाइनर को लेकर, कि ड्रीम लाइनर डेथ लाइनर क्यों बन गया, इसके बारे में भी कुछ बता सकते हैं आप? देखिए, अनफॉर्चुनेटली ये जहाज में उड़ाया नहीं। अगर मैं एयर इंडिया में कुछ साल और रह गया होता तो फिर कन्वर्ट करता डेफिनेटली। लेकिन इसका प्रेडिसेसर बोइंग 777 था, और ये जो जहाज है इसमें काफी मेजर डिजाइन चेंजेस किए गए हैं कंपेयर्ड टू कन्वेंशनल जहाज। जैसे इसमें एयर कंडीशनिंग कंप्रेसर्स के थ्रू होता है, सब बिजली से किया जाता है, इसमें काफी बड़ा लिथियम बैटरी लगाया गया है। उसी वजह से ये काफी टाइम के लिए ग्राउंडेड भी था। आपके पास इसके रिपोर्ट्स जरूर होंगे। बिल्कुल, तो शुरू में लिथियम बैटरी डिजाइन को में लेकर ही हुआ है कि वो सेफ नहीं था, ग्राउंडेड रहा, और बहुत तरह की शिकायतें आई इस एयरक्राफ्ट के बारे में। देखिए, जब भी कोई मेजर डिजाइन चेंज होता है तो छोटे इश्यूज आते ही हैं। जैसे आप 737 मैक्स का देखे ही होंगे, वैसे ही इसमें भी आया, और ग्राउंड का फिर सब रेक्टिफाई होके फिर उड़ा है, और काफी सेफ रहा है, ये मेरा मानना है। और आजकल, अब जैसे मैं अपने पूरे करियर में कोई बहुत ही मेजर इंसिडेंट अभी तक देखा नहीं हो, माइनर छोटे मोटे होते रहते हैं। तो आप सोच लीजिए, टेक्नोलॉजिकली 12,000 घंटे में मैंने कोई मेजर कुछ ऐसा देखा नहीं हो। नहीं, ड्रीम लाइनर का भी पहली बार ऐसा क्रैश हुआ है जब से ये एयरक्राफ्ट है, तब से। जी। इसको अगर देखें पायलट के नजरिए से, सही करें, अभी हम लोग एक आकलन ही कर सकते हैं, मैं तो बिल्कुल आप लोग जो कहेंगे उसी आधार पे समझूंगा। इसमें टेक्निकल फॉल्ट की गुंजाइश है या ह्यूमन एरर भी हो सकता है? देखिए, एक हो सकता है, 4 हो सकते हैं, चारों के कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं। अब ये जैसे ही डीएफडीआर और सीबीआर जो ब्लैक बॉक्स में है, ये जैसे ही डिकोड होगा हम सबको पता चल जाएगा, और इस पे पूरी दुनिया की नजर है, और अपने सरकार, डीजीसीए और सिविल एविएशन मिनिस्ट्री
सब इस पे डेफिनेटली लगे हुए होंगे, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है कि भाई क्या हुआ, और जैसे ये डिकोड होगा हफ्ते 10 दिन या 15 दिन में पूरा दूध का दूध और पानी का पानी आ जाएगा। एक जॉन एम कॉक्स हैं, सिविल एविएशन एक्सपर्ट एडवाइजर, उनके हवाले से किसी अखबार में मैंने देखा कि उन्होंने कहा कि बड़ा सवाल यह है कि उड़ान से पहले सही जांच हुई थी या नहीं। तो क्या ऐसा भी होता है कि प्रॉपर इंस्पेक्शन प्लेन का, एयरक्राफ्ट का टेक ऑफ के पहले कभी उसमें भी कोई एरर, चूक या लापरवाही रह जाती है? क्या इसकी गुंजाइश होती है क्या? देखिए, इसमें सिस्टम्स बहुत अच्छे होते हैं और चेक्स एंड बैलेंसेस ढेर सारे होते हैं। जैसे मैं भी न्यूज में ही देख रहा हूं कि ये जहाज अहमदाबाद से आया था, तो सॉरी दिल्ली से आया था। दिल्ली से आया था। तो ये जहाज फुल्ली सर्विसेबल होगा तभी दिल्ली से आया है। और कुछ भी प्रॉब्लम कॉकपिट में आता है वो जरूर कोई ना कोई कंप्यूटर शो करता है। आजकल हर एक प्रॉब्लम डिस्प्ले पे आ जाता है पायलट के। तो कुछ भी मेजर इशू है वो जरूर रिफ्लेक्ट करता है। तो मेरे को नहीं लगता है कि कोई भी लैक ऑफ मेंटेनेंस या लैक ऑफ चेक्स पे जहाज को छोड़ेगा। सबके लाइसेंसेस, जो इंजीनियर है उसका लाइसेंस इज एट स्टेक, पायलट का तो खैर है ही, क्योंकि पायलट का लाइसेंस सस्पेंड हो गया तो वो क्या फिर ओला उबर ही चला पाएगा। अब जैसे चूंकि मैं अलग अलग एक्सपर्ट के हवाले से जो आ रहा है, जैसे जेफरी थॉमस हैं, एविएशन एक्सपर्ट हैं ऑस्ट्रेलिया के, उनके हवाले से ये खबर आई है कि यह हादसा अहमदाबाद सिटी लिमिट में हुआ है। तो एक उन्होंने कहा कि लो फ्लाइंग बर्ड्स की आशंका हो सकती है। तीसरा कि विमान ने यदि रनवे पर निर्धारित पावर पाए बिना टेक ऑफ किया तो भी क्रैश की आशंका हो सकती है। और एक, जैसा कि मैंने कहा पहले, कि उन्होंने कहा विमान के फ्लैप का एक्सपेंशन निर्धारित मानक के हिसाब से नहीं हुआ तो नोज डिप क्रैश का कारण बन सकता है। नहीं, ये फ्लैप्स वाले से तो मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं, बिल्कुल ही नहीं हूं। क्योंकि मेरा मानना यह है कि करेक्ट फ्लैप सेटिंग नहीं होगा तो जहाज जमीन छोड़ेगा ही नहीं। वो बिल्कुल क्लियर है। अब बर्ड्स, इंडिया के सभी एयरपोर्ट्स में एक समस्या है जो कि आई एम श्योर इसके बाद सरकार थोड़ा इस पे ध्यान देगी। जितने स्लॉटर हाउसेज और आसपास हैं वो समस्या एक आती है, और खासकर ये प्री मॉनसून में थोड़ा सा ज्यादा रहता है। लेकिन अब बर्ड्स हैं ही और ये एक समस्या स्टैंडर्ड है। अब ये कितना इसको इफेक्ट किया है ये सब अब उसी से पता चलेगा, CBRD FDR से। अब जो फ्लैप्स की बात कर रहे हैं, दर्शकों को बता दें कि जब जो विंग्स होता है, पंख होते हैं विमान के, वो जब विमान आप देख रहे होंगे टेक ऑफ की तैयारी होता है, पंख के भीतर से मल्टी लेयर, 3-4 लेयर ऐसे फ्लैप निकलता है। आप विंडो के पास बैठे होंगे तो आप इसको महसूस करेंगे, और वो बहुत मैटर करता है, उसका डिग्री कोण उसके हिसाब से कि कितनी डिग्री, 10 से 20 डिग्री होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पायलट बताएंगे। लेकिन जैसे फिर मैं करूंगा, जॉन एम कॉक्स हैं सिविल एविएशन एक्सपर्ट, उनके मुताबिक कि उस विमान को पीछे से देखने पर ऐसा नहीं लगता कि पीछे के किनारे के फ्लैप्स सही स्थिति में थे। तो जैसा आपने कहा कि आप इससे सहमत नहीं है, फ्लैप सही नहीं होगा तो विमान टेक ऑफ नहीं करेगा, लेकिन विमान तो टेक ऑफ करके 600 फीट ही जा पाया था और उसके बाद ही धड़ाम हो गया। तो हो सकता है ये भी एक खामी हो। नहीं, वो पॉसिबल नहीं है अनलेस कि कुछ मूवमेंट किए हो फ्लैप्स का एयरबोर्न होने के बाद, जो कि बहुत ही अनलाइकली है। कोई भी जबरदस्ती ये नहीं करेगा, और ये फ्लैप सेटिंग करेक्ट होने पे ही जहाज एयरबोर्न होगा। अगर सही फ्लैप सेटिंग नहीं है, हम सिमुलेटर होता है, इसकी ट्रेनिंग एक डिवाइस है, उसमें हम करके देखे हैं, वो जहाज एयरबोर्न हो ही नहीं सकता अगर करेक्ट सेटिंग में नहीं है तो। और एयरबोर्न हो गया है, रनवे के अंदर हुआ है और 600 फीट पे गया है, मतलब फ्लैप सेटिंग बिल्कुल सही था। जिस समय ये मेरा पायलट जी जिस समय पायलट सुमित सभरवाल को लगा होगा कि विमान आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है और उन्होंने मे डे जो
क्राइसिस का इमरजेंसी मैसेज उन्होंने एटीसी को दिया, माफ करिए। उस समय विमान में एक पायलट के सामने क्या ऑल्टरनेट होता है और क्या माइंडसेट होता है, मतलब मैं बाहर से कई बार कल्पना करना चाहता हूं तो भी नहीं समझ में आता क्या पैनिक क्या रहा होगा, क्योंकि वक्त बहुत कम होगा। सही कहा आपने, 4-5 हजार फीट पर हैं तो आपके पास वक्त है, यहाँ तो 650-700 फीट पर है, वक्त कम। तो कॉकपिट की क्या सिचुएशन होगी चंद सेकंड में? नहीं, वो तो आप महसूस कर सकते हैं इमरजेंसी में। यही हम ट्रेनिंग में सिखाते हैं, और एयर इंडिया में मैं आपको बता सकता हूं बहुत अच्छे स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जाते हैं। तो आपको ट्रेन किया जाता है हर एक सिचुएशन में, और खासकर वो अमेरिका का हडसन लैंडिंग के बाद ये इंट्रोड्यूस किया गया था हम लोग से एयर इंडिया में कि आप 2 इंजन ऑफ का सिमुलेटर में ट्रेनिंग नहीं हुआ करता था, जो हम लोग ने इंट्रोड्यूस करवाया था तब। और उसके बाद ये भी लोग एक्सपीरियंस किए हैं, क्योंकि दुनिया में बहुत रेयर है कि दोनों इंजन फेल हुए हों। तो एयर इंडिया का ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट बहुत अच्छा है, आई एम श्योर अभी भी अच्छा होगा, और अच्छे से ट्रेन किया जाता है पायलट्स को हर एक सिचुएशन में। एक और मेरे को याद आ रहा है, न्यू जर्सी में एक 777 बोइंग 777 का एक्सीडेंट था, इंजन फायर हुआ था टेक ऑफ पे। गौतम वर्मा पीआईसी था, वो बहुत अच्छे से हैंडल किया था। मैं बहुत खुश था उस दिन, मैं उससे बाद में बात भी किया था कि बहुत अच्छा हैंडल किया, बहुत ही अनकॉमन सा सिचुएशन, और मैक्स टेक ऑफ वेट पे लैंडिंग किया है। आई मीन रेयरली हुआ होगा दुनिया में कभी ऐसा। तो ये जो साइकोलॉजिकल स्टेट है एक पायलट का उस वक्त, ऑब्वियसली टेंशन तो हो जाती है, लेकिन ट्रेन किया जाता है कि आप अपना टेंशन कम रखें और वो इमरजेंसी को हैंडल करिए और उसके बाहर निकलिए। अच्छा, ये बताइए कि जैसे आमतौर पर जो बड़े एयरक्राफ्ट होते हैं 30,000 से 35,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हैं, सही कह रहा हूं? आजकल ये जैसे ड्रीमलाइनर है, ये 41,000 फीट के आसपास तक जा सकता है आराम से। हाँ, बड़े प्लेन है तो और ज्यादा ठीक है। तो अब मान लीजिए अगर मान लीजिए 4,000, 6,000, 7,000 फीट की ऊंचाई पर अगर ये प्रॉब्लम होती, जो प्रॉब्लम इस ड्रीमलाइनर को 650 फीट की ऊंचाई पर हुई, दोनों इंजन फेल करना, अगर ये ऊंचाई 4-5-6,000 फीट होती, तब पायलट के पास क्या ऑप्शन होता? इंजन अगर दोनों फेल होता? अरे उसके बाद तो ये हम ट्रेनिंग में भी इन्वॉल्व करते हैं। आपको एयरपोर्ट के ऊपर लाके 4-5 हजार फीट पे हम छोड़ देते हैं, दोनों इंजन बंद करके। ये सिमुलेटर में किया जाता है। अच्छा। और 99.9% पायलट्स प्यार से आके लैंड कर जाते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो अगर 4-5 हजार फीट पे हैं, अब जैसे उस दिन का वो आप हडसन वाला भी देखें, तो रेडार ने बोला कि राइट साइड पे टीटबरो है, ये एयरपोर्ट है, वो एयरपोर्ट है, आप यहाँ जाना चाहेंगे, वहां जाना चाहेंगे। तो पायलट ने तय किया कि नहीं, मेरे लिए हडसन सबसे बढ़िया है। तो मतलब 4-5 हजार फीट पे तो आप एक यू टर्न करके वापस आके लैंड कर सकते हैं। अच्छा, और 4-5 हजार फीट पर अगर 4-5 हजार फीट पर अगर दोनों इंजन बंद होने के बावजूद, हाँ, जरा समझने के लिए कि 4-5 हजार फीट की ऊंचाई पर अगर दोनों इंजन फेल हो गया या बंद हो गया, तो उसके बाद वो विमान को उतरने में पायलट अपनी जो ट्रेनिंग का इस्तेमाल करके कितनी दूर तक उतर सकता है, कितना वक्त होता है उसके पास? देखिए, मोटा मोटी ये लेके चले आप कि आप 30,000 फीट पे हैं। हम थंब रूल बोलते हैं इसे, तो लगभग 100 नॉटिकल माइल वो उड़ सकता है। तो 5,000 फीट आपको आराम से, मोटा मोटी बोले तो करीब 15 नॉटिकल माइल, हम सब नॉटिकल माइल में बात करते हैं, करीब 30 किलोमीटर आराम से जा सकता है। और उसमें बहुत सारे कंडीशंस हैं कि किस कॉन्फ़िगरेशन में है आप, क्या स्पीड है आपका, क्योंकि स्पीड से आप ऑल्टीट्यूड गेन कर सकते हो। स्पीड नहीं है तो आपका डिस्टेंस कम हो जाएगा। चलिए ठीक है, वही समझने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि जब तक ब्लैक बॉक्स नहीं मिलेगा, और अच्छा अगर ब्लैक बॉक्स मिला
उसके बाद अभी तलाश हो रही है उसकी, हालांकि रॉयटर और टाइम्स ऑफ इंडिया के हवाले से देख रहा हूं ब्लैक बॉक्स मिल गया, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से नहीं मिला, लेकिन मिलने के बाद फिर कितना वक्त लगेगा और कैसे डिकोड होगा कि क्या हुआ, ये भी एक लेमेन वाला सवाल है ताकि दर्शकों को समझ में आए। देखिए, पूरी दुनिया इस पे लग जाएगी क्योंकि हमारा सरकार भी आंसरेबल है हर एक चीज में, तो डीजीसीए इस पे लग गया होगा ऑलरेडी कि कैसे उसको रिकवर किया जाए। प्लस बोइंग चाहेगा मेरे हिसाब से कि वो भी इन्वॉल्व हो इसमें, क्योंकि उनका जहाज है, ब्रांड एक बहुत बड़ा चीज होता है, तो ये जल्द से जल्द करेंगे। मेरा अनुमान है कि 10 से 15 दिन में सब कुछ हो जाना चाहिए। मतलब 10 से 15 दिन में वजह पता चल जाएगी कि क्यों क्रैश हुआ, क्योंकि एटीसी में भी टेप होता है, तो वहां पे क्या क्या रिकॉर्डिंग्स हुए हैं ये सब कोरिलेट करना अब मेरे ख्याल से 2-3 शिफ्ट में काम चलेगा और ये जल्द से जल्द काम हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। इसमें एक डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर है। हाँ। जहाज का इंजन क्या कितने, उसमें मेरे ख्याल से कम 20 पैरामीटर्स रिकॉर्ड होते हैं, और जहाज क्या ऑल्टीट्यूड पे था, क्या स्पीड पे था, कितना बैंक था, ऐसे कुछ 100-150 पैरामीटर्स हैं डिपेंडिंग ऑन क्या टेक्नोलॉजी यूज की गई थी उस जनरेशन, और ये तो लेटेस्ट जनरेशन है। और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर तो 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे वाले होते हैं आजकल, तो सब कुछ मिल जाएगा उसमें। बस कभी कभार होता है कि फायर में डैमेज हो जाता है, तो वो अगर सिचुएशन हुआ तो थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन ये नॉर्मली टेल में होता है, और टेल तो सेफ दिख रहा है उस बिल्डिंग के ऊपर। ब्लैक बॉक्स जो कि ल्यूमिनेसेंट येलो कलर का होता है, वो टेल पे रखते हैं क्योंकि टेल सबसे सेफ माना जाता है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कैप्टन संजय गुप्ता। समझने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं क्योंकि एक आकलन अनुमान एक्सपर्ट से जो परिस्थितियां हैं, किस तरह से 30 सेकंड में वो विमान जमीन की तरफ गिरा और किस तरह से मलबे में तब्दील हुआ धमाके के साथ, इसके अलावा किसी के पास कोई जानकारी नहीं है। विमान में जो यात्री थे उनमें से सिर्फ एक यात्री जिंदा बचा, जो बचा वो सिर्फ इतना बता सकता है कि उस 25 सेकंड में कैसे गिरा, उसके अलावा उससे कोई जानकारी नहीं मिलेगी। तो अब उस ब्लैक बॉक्स के मिलने के बाद क्या पता चलता है, इस क्रैश की वजह क्या है, जैसे भी पता चलेगा हम दर्शकों को जानकारी देने की कोशिश करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया कैप्टन संजय गुप्ता, नमस्कार हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद जी, धन्यवाद अजीत जी।